हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के जो भी बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं में क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आपको पता भी होगा। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब है, ये एक फॉर्मूला है। यानी कि a का मतलब यानी कि a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब HCF यानी ए बी, ये कोई संख्या है a और b, यानी कि इनका जो HCF आएगा, इनका जो HCF आएगा वही क्या आएगा, वही HCF आएगा b और a का। यानी कि चाहे ए बी का निकाल लो या बी ए का निकाल लो, सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं एलसीएम ए बी, यानी कि ए बी का जो एलसीएम आएगा और HCF आएगा, वो उन दोनों को यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना किया जाएगा तो जो गुणनफल आएगा तो वही आएगा ए और बी को गुना करने पर। यानी कि जाहिर सी बात है, ए और बी को गुना करेंगे तो वो जो संख्या आएगी और एचसीएफ और एलसीएम को जो गुना करेंगे जो संख्या आएगी वो दोनों इक्वल होगी, यानी कि एचसीएफ। अब आगे बात करते हैं एचसीएफ यानी कि ए बी का जो एचसीएफ है वो अगर एक है तो ए और बी क्या है, सहअभाज्य होते हैं, यानी कि होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यानी कि पी बट्टे क्यों संख्या होती है, वो क्या होती है, सबको पता है, परिमेय संख्या होती है। यानी कि जो क्यों का जो उसी क्यों के जो जब हम टुकड़े करेंगे, यानी कि कोई संख्या है, मान लेते हैं 1/8 है। अब इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 की क्यूब हो सकती है, यानी 2 की घात हो सकती है, कुछ भी हो चाहे वो। अब ये क्या है, ये शांत है। शांत का मतलब क्या है, जब एक के अंदर हम 8 का भाग देंगे तो जो आएगा, यानी क्या आ सकता है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, यानी इतना कुछ आएगा, इतना आएगा, यानी कि ये शांत आएगा। अंत में क्या आएगा, ये शांत आएगा। अब बात करते हैं हम कि यदि 2 की घात और 5 की घात होंगी तो शांत होगा। ठीक है, अब आगे बात करें कि भाई अगर 5 की घात नहीं हो तो भी शांत होगा, क्योंकि p/2 की घात n होगी तो शांत होगा, और p/5 की घात m होगी तो भी क्या होगा, शांत होगा। अब आगे बात करें तो आगे जो हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है बहुपद। अब बहुपद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, जिनकी घात 1 से अधिक होती है वे बहुपद होते हैं। घात 1 से अधिक होती है वे बहुपद होते हैं, एक या एक से अधिक होंगी तो वो बहुपद होंगे। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद होते क्या हैं, यानी जिनकी घात है ना वो 1 होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। जैसे यहाँ पे घात क्या है, 1 है, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। अब x बराबर क्या होता है, -b/a, यानी कि x बराबर क्या होगा, -b/a होगा। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताने जा रहा हूँ कि द्विघात बहुपद होता है, उसका व्यापक रूप होता है ax², यानी कि ax का स्क्वायर बटे में नहीं होता, यानी कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब आगे बात करें तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि जो ये इसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्य क्या होते हैं, शून्यक होते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग होगा तो प्लस आएगा, और यदि गुणे होंगे, गुणे की बात करेंगे तो अल्फा गुना बीटा आएगा, यानी कि अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा बीटा बराबर c/a, ये क्या है, गुणनफल। त्रिघात बहुपद की जब बात करते हैं तो त्रिघात बहुपद हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है, बाकी ये सिलेबस में नहीं है। यदि आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे पढ़ लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि त्रिघात बहुपद जो होता है उसमें क्या होता है, घात 3 होती है। घात क्या होती हैं, 3 होती हैं। अब घातें 3 होती हैं तो वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। अब इसके अंदर योग का सूत्र है, इसके नीचे लिखा है इनके बराबर का योग का सूत्र है। अब आगे बात करते हैं, यह है अल्फा बीटा
गामा। अब अल्फा बीटा गामा जब ये गुने में है यानी कि गुणनफल है तो माइनस डी बटे ए आएगा। अब शून्य दिए होने पर बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे? शून्य दिए होने पर बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे? तो रैखिक बहुपद का निर्माण करना है तो मान लेते हैं हमें कोई शून्य दे दिया है इसने अल्फा। अब अल्फा सूत्र दे दिया है यानी कि शून्य दे दिया है, सॉरी यानी कि शून्य दे दिया है तो हम करेंगे एक्स माइनस अल्फा। एक्स माइनस अल्फा करेंगे तो क्या होगा? रैखिक बहुपद का निर्माण होगा। अब रैखिक बहुपद का निर्माण कर दिया है तो आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र यानी एक फॉर्मूला टाइप है, यानी कि क्या फॉर्मूला टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ कि द्विघात बहुपद जो होता है ना, मान लो उसके शून्य हमें दे दिए हैं अल्फा और बीटा, यानी कि द्विघात है यानी जितनी घातें होंगी उतने शून्य आएंगे। जैसे रैखिक बहुपद था उसका शून्य एक था, अब ये द्विघात बहुपद है इसके शून्य दो होंगे, यानी कि दो शून्य हैं तो हमने बता दिया आपको कि दो शून्य हैं। एक तो हमने बता दिया कि क्या है, एक तो अल्फा है और एक बीटा है, ये दो इसके शून्यक हैं। अब दो शून्यक हैं तो अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका निर्माण कैसे करेंगे। मान लो आपको दो शून्यक दे दिए हैं इसने अल्फा और बीटा, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक बंद करना है और एक्स लगाना है, प्लस अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, कई बार आपको सीधा भी दे देता है कि शून्यकों का गुणनफल इतना है और इसका योगफल इतना है, तो आप बहुपद का निर्माण करिए तो आप इसे कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तो ये त्रिघात बहुपद है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये नहीं समझाने वाला हूँ। अब आगे बात करते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम बहुपद में भाग देने की एक विधि है। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम। अब आगे देखते हैं कि पी एक्स बराबर जे एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये क्या है? ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आगे बात करते हैं तो एक बार बहुपद के शून्य। अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं? वही होते हैं जो बहुपद के मूल होते हैं। बहुपद के मूल क्या होते हैं? बहुपद के मूल होते हैं अक्स का मान। अब यदि रैखिक बहुपद है तो अक्स का मान आएगा एक, यदि द्विघात बहुपद है तो अक्स के मान आएंगे दो, यदि त्रिघात है तो आगे बात करेंगे, त्रिघात हमें नहीं पढ़ना है। या अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि त्रिघात है तो अक्स के मान आएंगे तीन। इसी प्रकार से आगे देखते हैं शून्य ज्ञात करने की तीन विधियाँ हैं। हमारे सिलेबस में कितनी विधियाँ दी हैं शून्य ज्ञात करने की? तीन विधियाँ हमें दी हैं। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के बारे में आपको पता है कि गुणनखंड विधि होती है, उसके अंदर टुकड़े करने होते हैं और टुकड़े करके उनमें कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद उसमें से हम शून्य का मान निकाल लेते हैं। अब आगे बात करते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र आता है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी यानी कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये क्या होता है? ये एक्स बराबर यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या होता है? हमारे पास मान लो ये कोई बहुपद है। क्या है? बहुपद है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कोई बहुपद दे दिया है। इसने बहुपद दे दिया तो हमें कह दिया कि भैया एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे? बराबर में जीरो लगाएंगे, इसको इधर भेजेंगे, माइनस का सी आएगा। मैं इसमें बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। एचर पद जाएगा उधर। ये सी क्या होता है? यहाँ पे सी होता है एचर पद। सी क्या है? एचर पद। अब ये एचर पद जाएगा उधर, माइनस का होगा फिर ये जो अक्स का गुणांक है। अब अक्स का गुणांक क्या है? अक्स का गुणांक है बी। अब बी का क्या करेंगे? हम बी को आधा करके इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद क्या करेंगे? सिचुएशन हमारे पास बनती है दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद कि क्या बनती है सिचुएशन, मैं आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा और, कि ए एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, मैंने जो आपको पीछे बताया था वो थोड़ा गलत है।
अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है कि बी एक्स प्लस सी, मैं पूरा ही बता देता हूँ, चलो आपको जगह तो करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर है, पहले क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये उधर जाएगा माइनस का सी। अब क्या करना है, अब इसमें दो का भाग, यानी कि मान लो ये इसमें ए का भाग देना है, ए का भाग देंगे, इसमें भी ए का भाग देना है, इसमें भी ए का भाग देना है। ए का भाग देने के बाद क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिंपल है, यानी कि क्या क्या था, वो ए था, वो ए कट जाएगा ए से, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का बी एक्स बट्टे ए बचेगा बराबर का माइनस ए बट्टे ए आएगा। अब क्या करना है, अब ये जो एक्स है इसका गुणांक क्या है बी, यानी कि इसका गुणांक क्या है ये है, इसका गुणांक ये है। अब इसके गुणांक का आधा करना है, इसके गुणांक का क्या करना है, इसके गुणांक का आधा करना है। आधा करने का मतलब है बी बट्टा ए को आधा करेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर इसका वर्ग करना है, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग होगा यानी कि बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर, ये इसका वर्ग होगा। अब इसका वर्ग करने में दोनों पक्षों में जोड़ देना, इसका उत्तर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, दो चर वाले यानी दो चर, जाहिर सी बात है इसके अंदर दो चर का प्रयोग करना है, यानी कि वो दो चर क्या हो सकते हैं, वो दो चर होने को कुछ भी हो सकते हैं। वो दो चर क्या हो सकते हैं, वो दो चर हो सकते हैं एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बात करनी है हमें पढ़ाई के बारे में। यदि आपकी मेहनत अच्छी है, लगन से कर रहे हो, तो आपको 90 प्लस है, 90 प्लस से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपके 100% 95% जरूर आएंगे या उससे ऊपर आ सकते हैं यदि आपकी मेहनत सच्ची है। यानी कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, रैखिक समीकरण का मतलब है घात एक है, यानी कि घात एक। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी कि जो भी जोड़े होते हैं वो रैखिक समीकरण के, वो उसके बारे में हमें बात करनी है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप ये होता है, यानी कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। अब a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, साइड सी बात है। अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे, कई स्टूडेंट इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1% 100% पूछेगा। अगला प्रतिशती रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविरोधी। एक बार बोलिए, अविरोधी। प्रतिशती रेखा अविरोधी, समांतर रेखा विरोधी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है, ये होती है आश्रित, यानी कि ये ऐसे होती है, यहाँ पे एक हल होता है, क्या होता है, एक हल होता है, ये होती है ये, यानी कि ये ऐसी होती है समांतर, यानी ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ये होती है, इसके अनेक होते हैं संपाती रेखा के। संपाती रेखा क्या होती है, संपाती रेखा होती है, ये रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा है, ये पूरी रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा है, रेखा के ऊपर रेखा है, यानी कि ऐसे है। रेखा कोई लड़की का नाम नहीं है, रेखा रेखा है, अनेक हल हैं इसकी, ठीक है, कोई हल नहीं है इसके, किसके नहीं है, समांतर रेखा के। ये क्या है, संगत है, ये क्या है, असंगत है, ये क्या है, संगत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संगत असंगत यानी कि अलग अलग है, यानी कि असंगत क्या है, आप इतना याद रखना है आपको कि जो समांतर रेखा होती है वो क्या होती है, असंगत होती है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कारण कि ये किसी बिंदु पे नहीं मिलती है। प्रतिशत रेखा का एक हल होता है क्योंकि ये एक बिंदु पे मिलती है, और संपाती रेखा का अनेक हल होते हैं क्योंकि ये अनेक रेखाओं पे यानी कि अनेक बिंदुओं पे मिलती हैं। अब ये अगर आपको कोई पूछे कि इसका अनुपात क्या है, तो ये इसका अनुपात है, ये क्या है, ये इसका अनुपात है, क्या है, अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या है, अनुपात का मतलब यही है कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2, यानी कि ये प्रतिशती रेखा का अनुपात बताइए, तो आपको ये बताना है। अब बात करते हैं समांतर रेखा की, तो समांतर रेखा का ये होता है, यानी आपको याद रखना है कि संगत असंगत संगत, यानी कि पहले आएगा कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2, तो प्रतिशती रेखा का आएगा। अब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2, तो ये आएगा समांतर रेखा का। अब a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 ये बराबर हैं, कि हैं बराबर हैं,
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब मान लो ये कोई ग्राफ है, यानी कि आपको पता है कि ये अक्ष रेखा होती है, ये वाई अक्ष रेखा होती है, ये एक्स डेश होता है, ये वाई डेश होता है, यानी कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है? ये होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है तृतीय। ये होता है चतुर्थ। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसमें से प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का, 100% पूछेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां, इसकी 3 विधियां हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। यानी कि बीजगणितीय विधि चलेगी अगर चर है तो। प्रतिस्थापन विधि का आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन करना पड़ता है। 2 समीकरण होते हैं, उनमें से एक में से x का या फिर y का मान निकाल लेना, दूसरे समीकरण में रख देना। प्रतिस्थापन विधि वही है। विलोपन विधि यानी कि मान लो आपके पास कोई ये समीकरण है, इसको बराबर में रखना, प्लस माइनस लगाना है। यदि प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है। उसको हल करना है, उत्तर आएगा। दूसरा जो उत्तर आएगा यानी x का आएगा या फिर y का आएगा, उनको समीकरण नंबर 1 या फिर 2 में रखना है, उसमें से उत्तर आएगा। यदि आपने पहले x का लिया था तो y का आएगा, y का लिया था तो x का आएगा। अब बात करते हैं वज्र गुणन विधि की। वज्र गुणन विधि में क्या होता है? वज्र गुणन विधि में होता है कि x बराबर BC, यानी आपको BC याद रखना है, BC माइनस BC बट्टे AB माइनस AB रखना है। फिर 12 21 लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ पे लगा रखा है A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब y बराबर मैंने क्या लगा रखा है? y बराबर लगा रखा है C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अक्ष से। यहाँ पे अक्ष है तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, ये किताब में भी दे रखी है, आप इसको याद कर सकते हो कि इसको ऐसे करना है। यानी कि B1 जाएगा C2 के पास, B2 जाएगा C1 के पास, माइनस लगाना है, ऐसे करना है। इसी प्रकार y का है, और बट्टे में जो लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बट्टे में क्या लगाना है? अनुकूल चाल क्या होती है? अनुकूल चाल में प्लस लगाते हैं, प्रतिकूल चाल में y लगाते हैं, मतलब प्लस लगाते हैं, इसमें माइनस लगाते हैं। एक बट्टे x समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि भैया a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 हुआ तो फिर समीकरण का क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं, पूरा 0। यानी कि a प्लस बी स्क्वायर है बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी A² प्लस B²। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कर सकते हैं इसे हल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस प्रकार। ठीक है, अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी A² प्लस B² माइनस AB। ए माइनस बी की क्यूब होल क्यूब, इसको बोलते हैं हम होल क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी की होल क्यूब। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह है द्विघाती सूत्र, सूत्र है। अब आगे बात करते हैं द्विघाती सूत्र यानी सीधाचारी सूत्र जिसे बोलते हैं। यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2a
विविक्तिकार यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से, बड़ा है 0 से, सॉरी बड़ा है 0 से, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब आगे बात करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, छोटा है किस, 0 से, तो काल्पनिक मूल होंगे, जाहिर सी बात है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी में दे रखा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताइए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस से, मतलब पहले होता है ए वन होता है प्लस ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। अगर आप लिख सकते हो तो A1 लिख सकते हो, A2 लिख सकते हो, A3 लिख सकते हो, A4 लिख सकते हो, A5 लिख सकते हो, ऐसे चलती जाती है। अनंत पद होते हैं, किसी एपी में अनंत पद हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर की जब बात करें तो A2 माइनस A1 सार्वंतर, यानी कि डी निकाल सकते हैं हम इससे, और हर सूत्र में डी काम में आता है। इसमें इस प्रश्नावली के अंदर डी, यदि किसी को डी निकालना नहीं आता तो उसका परिणाम व्यर्थ है। ये प्रश्नावली एन व पद यानी कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इससे निकाल सकते हैं एन व पद। एन पदों का योग यानी कि एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बटे 2, यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि एन एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन और एल, यानी कि एल क्या है, एल अंतिम पद है, ठीक है, एल क्या है, एल अंतिम पद है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग या फिर धन पूर्णांकों का योग, एस एन बराबर एन प्लस 1 बटे 2, इससे ये निकल सकता है। अब आगे बात करते हैं प्रथम एन विषम पूर्णांकों का योग। प्रथम एन विषम पूर्णांकों का योग यानी कि एस एन बराबर एन स्क्वायर, एस एन बराबर एन स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिए इसको। अब आगे बात करते हैं प्रथम एन सम संख्याओं का योग। एन सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। एन सम संख्याओं का योग यानी कि एस एन बराबर एन प्लस 1, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि दूरी सूत्र है। इसके अंदर दूरी सूत्र है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी पी क्यू बराबर रूट लगाना है, x2 माइनस x1 लगाना है, स्क्वायर लगाना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लगाना है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी होती है, मूल बिंदु से दूरी बता सकते हैं आप, मूल बिंदु से दूरी होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट लगाना है इसके। उसके बाद विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है कि मान लो ये कोई रेखा है आपके पास ए बी, इसकी जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु की जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है बिंदु दो, फिर m1 प्लस m2, यानी कि ये इसको विभाजित करेगा। अब आगे बात करते हैं कि x का मान कैसे निकाल सकते हैं। x का मान निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। y का मान निकाल सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, यानी कि बट्टे में क्या है, बट्टे में तो दोनों भी सेम है, यानी कि इसमें भी m1 प्लस m2 है, इसमें भी है, इसमें भी m1 पहले आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि अंतर इतना है कि x का पूछे तो x लगाना, n का पूछे y का पूछे तो y लगाना, अंतर इतना ही है। आप पढ़ाई क्या है, पढ़ाई जितना पढ़ोगे ना उतना समझ में आएगा, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा आपको। यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, x बराबर निकालना है तो x1 प्लस x2 को जोड़ो, बट्टे में 2 लगा दो, y बराबर निकालना है तो y1 y2 को जोड़ो, बट्टे में 2 लगा दो। यानी कि आप बात करते हैं, इतनी देर से बात ही कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, आपको पता है, आपको ये पता होगा, लेकिन इस प्रश्नावली में इसका उपयोग नहीं करना है, इस प्रश्नावली में इसका उपयोग नहीं करना है, आपको इसका उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है। तो आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज का व्यंजक सूत्र, यानी कि 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक प्लस x2 कोष्टक लगाना है, y3 माइनस y1 लगाना है, प्लस x3 लगाना है, और कोष्टक लगाना है y1 माइनस y ये लगाना है। यानी कि आप देखिए, यानी कि y1 है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है y1, तो फिर मैं समझा देता हूँ देखिए, यानी कि y1 है, एक y2 है, यानी कि y3 है। अब पहले कोष्टक में देखिए ये y जाएगा y3 के पास क्या होगा, माइनस, फिर y3 जाएगा y1 के पास क्या होगा, माइनस, फिर y1 जाएगा y2 के पास क्या होगा, माइनस। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, मैंने तो इसी तरह से याद किया था। अब आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मान लो ये 2 बिंदु है, मान लो क्या है 2 बिंदु, मानने का क्या है, मानना कुछ नहीं है इसके अंदर ये 3 बिंदु, तो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इनकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, इस उत्तर का प्रयोग करके इसके
क्षेत्रफल को निकाल सकते हो। त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज है, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? त्रिभुज है ये, इसका केंद्र ये होगा। त्रिभुज का केंद्र क्या होगा? त्रिभुज का केंद्र जो अभी अभी मैंने बनाया है ये होगा। अब त्रिभुज का केंद्र निकालना है तो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। कौन सा आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं की सहायता से, यानी मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी की सहायता से ये निकालोगे इसका बिंदु डी, डी की सहायता ये माध्यिका है इसकी, इसे केंद्र निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से इसे जल्दी आसानी से कर सकते हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 लगाना है आपको, यानी कि 3 है तो 3 लगाना है, इनको जोड़ना है, y का निकालना है तो y की जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ना है, बट्टे में 3 लगाना है। ठीक, यदि अंतर विभाजन का बोले तो क्या लगाना है? प्लस लगाना है, जैसे ऊपर फॉर्मूले में लगाया था, ये लगाया था, यहाँ पे ये लगाया था, यहाँ पे प्लस लगाया क्योंकि इसमें अंतर विभाजन का बोला है। यदि यहाँ पे बाह्य विभाजन का बोलता तो हम क्या करते? m1 x2 माइनस m2 x1 ये करते, बट्टे में भी ये लगाते हैं m1 प्लस m2